So now we will be discussing the first periodic property। जो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी चल रहे थे उसमें जो सबसे पहली है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग या शील्डिंग के बारे में थोड़ी जानकारी है जो हमको जाननी है, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं या ज़रूरी चीज़ है जो आपको समझना है। तो एटम जो होता है उसमें बच्चों बीच में न्यूक्लियस होता है और जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, और ये गोल इसकी ऑर्बिट बनाई है मैंने कि ये इस ऑर्बिट में चल रहा होगा और इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। तो ये तो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आप देखें कौन है जो भागने से रोकता है। भाई ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से बाहर जा सकता है, लेकिन इसको खींच के रखने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। यानी जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है जेड, वो इसको अंदर की तरफ खींचने का काम करता है। किसको? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहे तो हम कहेंगे साइज़ इतना है, और अगर यही इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर आ जाए तो हम कहेंगे साइज़ कम हो गया। यानी जितना ज़्यादा जेड होगा, आप इस पहली बात को कॉन्सेप्चुअली समझ लें कि जेड जितना ज़्यादा होगा साइज़ उतना ही कम होगा, साइज़ विल बी लेस। जेड ज़्यादा होगा तो साइज़, क्योंकि जेड ज़्यादा होगा तो वो इसको खींचेगा ज़्यादा, और अगर खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को तो एटम सिकुड़ जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो एटम छोटा पड़ जाएगा। इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो ये है कि आप ये सोचें कि इस एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। अब मैंने बीच में एक इलेक्ट्रॉन भी बना दिया है। इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। तो अब आप देखें कि ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा है। तो ये दोनों अपोजिंग फोर्स हो गए हैं, और ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन को स्क्रीनिंग मिल रही है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो दिस इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो अब आप एक चीज़ मुझे बताएं, ज़रा आप एक चीज़ को ज़रा सोच के मुझे बताएं। इसमें मान लेते हैं कि यहाँ मैंने न्यूक्लियस बना दिया है और यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कोई इसको अंदर की तरफ खींचेगा तो साइज़ क्या होगा? बढ़ेगा। और अंदर की तरफ कौन खींचता है इसको? जेड खींचता है। और जेड क्या होता है? चार्ज होता है न्यूक्लियस का। यानी जेड जितना ज़्यादा होगा साइज़ उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, साइज़ विल बी लेस। और दूसरी एक और चीज़ इसी में हम लोग समझ सकते हैं, वो ये है कि इसको बाहर की तरफ कौन धक्का देता है? तो बाहर की तरफ इसको धक्का देता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग जो है वो इसको बाहर भेजती है, यानी स्क्रीनिंग साइज़ को बढ़ाती है, और स्क्रीनिंग को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब सिग्मा जितना ज़्यादा होगा साइज़ उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये बात बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि सिग्मा ज़्यादा तो साइज़ ज़्यादा, और सिग्मा कम तो साइज़ कम, स्क्रीनिंग ज़्यादा तो साइज़ ज़्यादा। दूसरी बात, अगर जेड ज़्यादा होगा यानी एटॉमिक नंबर, तो साइज़ विल बी लेस। आपको ये मैटर जो है याद होना चाहिए, और इतना याद होना चाहिए कि आपको सोचना ना पड़े। तो आप ऐसे चाहें तो कॉन्सेप्ट भी बना सकते, कॉन्सेप्ट मतलब एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि एस से स्टार्ट होती है स्क्रीनिंग और एस से ही साइज़, तो दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यानी एस साइज़ ज़्यादा तो स्क्रीनिंग ज़्यादा, स्क्रीनिंग ज़्यादा तो साइज़ ज़्यादा, और जेड उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आइए स्क्रीनिंग को पढ़ते हैं। Repulsive force created by inner electron on a last electron is known as screening effect। और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो, आप सोचें कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्क्रीनिंग इज़ एब्सेंट या जेड इज़ एब्सेंट, तो किसके अंदर एब्सेंट हो जाएगी? हाइड्रोजन के अंदर एब्सेंट हो जाएगी स्क्रीनिंग। दूसरी बात यह है कि स्लेटर नाम के एक वैज्ञानिक ने रूल दिया था जिससे हम सिग्मा को निकाल भी सकते हैं। बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है स्लेटर के रूल का, बस इतना याद रखना है कि NS-NP इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 होता है सिग्मा, N-1 sp के लिए 0.85, N-1 d और f के लिए 1, N-2 sp df के लिए 1। यानी इनर अब जितने भी सेल आएंगे सबके लिए 1 ही होगा। तो NS मतलब आउटर मोस्ट सेल के लिए 0.35, उससे एक अंदर वाली सेल में S और P के लिए कितना होता है? 0.85, और D और F के लिए कितना होगा? 1, और बाकी जितनी भी अब इनर आएंगी सबके लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो
तो अगर आप इस वैल्यू को याद रख सकते हैं तो अच्छा है। हालांकि इस पे सवाल मुझे नहीं लगता है कि बहुत वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा भी मैं आपको बहुत नहीं बताना चाहता हूँ, आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से निकाला जाता है। हालांकि इस तरीके के सवाल के आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सिग्मा का वेरिएशन कैसे होता है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप इट इंक्रीजेस। सो ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा एस के अंदर, फिर होगा पी के अंदर, फिर होगा डी के अंदर, फिर होगा एफ के अंदर। तो ऐसा बोलते हैं भी कि एफ के अंदर क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग होती है, पुअर स्क्रीनिंग या पुअर सील्डिंग होती है किसके अंदर, एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, इसीलिए साइज़ कम हो जाता है। देखो स्क्रीनिंग कम तो साइज़ कम, साइज़ कम हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब जरा हम लोग अपने चित्र की तरफ चलते हैं। इस चित्र में देखें जेड जो है वो साइज़ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और सिग्मा साइज़ को जेड साइज़ को घटा रहा है और सिग्मा साइज़ को बढ़ा रहा है। तो साइज़ के लिए अगर पूछा जाए कि कौन साइज़ को डिटरमाइन करता है, तो साइज़ के लिए एक नया फैक्टर बना दिया गया है, वो है जेड इफेक्टिव। हम देखते हैं कि इफेक्टिव कितना चार्ज लग रहा है इसके ऊपर, और जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जेड माइनस सिग्मा। आप देखें जेड क्या करता है, साइज़ को घटाता है, और सिग्मा क्या करता है, साइज़ को बढ़ाता है। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पर आप देखें जेड माइनस सिग्मा इज जेड इफेक्टिव फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड। ये आपको याद रखना है बच्चों, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। दूसरी बात है कि अलोंग द पीरियड नॉर्मल एलिमेंट में जेड इंक्रीजेज बाई 1, सिग्मा इंक्रीजेज बाई 0.35 एंड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बाई 0.65। ये अलोंग द पीरियड है फॉर नॉर्मल एलिमेंट। डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है 0.15 से। इसीलिए आप देखिए जो साइज़ में चेंज आता है वो नॉर्मल एलिमेंट में ज़्यादा आता है। नॉर्मल एलिमेंट पहले तो ये याद आए कि किसे बोलते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोग भूल गए होंगे। नॉर्मल एलिमेंट होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो इनके अंदर साइज़ में अलोंग द पीरियड चेंज ज़्यादा आता है, जबकि डी ब्लॉक में उतना चेंज नहीं आता है। कारण क्या है, डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव में कितना चेंज आ रहा है, 0.15 का, और यहाँ आप देखें कितना चेंज आ रहा है, 0.65 का। तो ज़्यादा चेंज किसके अंदर आ रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कम चेंज है, तो साइज़ में भी कम चेंज आएगा। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि डाउन द ग्रुप कांस्टेंट रहता है, क्या, सिग्मा। डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, और अगर हम अलोंग द पीरियड चलें तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ करता है। और इसका साइज़ पे क्या इम्पैक्ट है ये भी हम लोग एक बार लिख के देख लेते हैं। देखो जब लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो जो जेड इफेक्टिव होगा वो बढ़ेगा, और उसकी वजह से साइज़ क्या होगा, साइज़ घट जाएगा। और जब ऊपर से नीचे जाओगे तो जेड इफेक्टिव में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये याद रखना है, जेड इफेक्टिव रिमेन्स सेम। ये सबसे ज़रूरी बात है। हालांकि साइज़ बढ़ता है, वो बढ़ता है नंबर ऑफ़ शेल की वजह से, लेकिन जेड इफेक्टिव नीचे जाने पर चेंज नहीं होता है इन अ ग्रुप। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ सोडियम का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा कि पोटेशियम का, तो आपका जवाब होगा दोनों का बराबर होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कार्बन का ज़्यादा है कि फ्लोरीन का ज़्यादा है, तो कार्बन और फ्लोरीन में किसका ज़्यादा हो जाएगा, फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ करता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये एक डेटा है जो आपको जेड इफेक्टिव और साइज़ का रिलेशन भी याद रखना चाहिए। एटॉमिक रेडाई, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आइसोलेशन ऑफ एटम इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, इसलिए इसको मेज़र नहीं किया जा सकता है एटॉमिक रेडाई को। रेडियस कितनी तरह की होती हैं, कोवेलेंट, मेटालिक एंड वॉन्डर वॉल। ये WWR लिखा है, इट शुड बी VWR, वॉन्डर वॉल रेडियस सबसे पहले, और चौथा है आयनिक रेडियस। तो 4 तरह की रेडियस होती हैं। अब हम लोग पहली रेडियस पे चलते हैं, दैट इज़ कोवेलेंट रेडियस। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस आप देखें, दो जो एलिमेंट हैं वो जब बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, तो कुछ एरिया जो है वो कैसा हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। सम एरिया इज़ ओवरलैप्ड। सो व्हाट इज़ कोवेलेंट रेडियस, डेफिनेशन में सबसे पहले देख लेते हैं। इट इज़ हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड
कोवेलेंट रेडियस। दूसरा है मेटेलिक रेडियस। जब मेटेलिक बॉन्ड बनता है तो दोनों एलिमेंट जस्ट टच करते हैं। देखो एक गोला, ये एक एलिमेंट है, एक दूसरा है, तो ये दोनों जस्ट टच कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की, न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को क्या बोला जाएगा, मेटेलिक रेडियस। ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टल रेडाई, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस व्हेन टू एडजेसेंट मेटल बॉन्डेड टुगेदर विथ मेटेलिक बॉन्ड। वॉन्डर वॉल में क्या होता है, अगर दो एलिमेंट दूर दूर हैं तो भी वो अट्रैक्शन तो रहता है उनके बीच में, और उस समय जो रेडियस निकाली जाती है वो क्या होती है, वॉन्डर वॉल रेडियस होती है। और ये किसके लिए डिफाइन की जाती है, दिस इज फॉर इनर्ट गैस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम। यहाँ देखिए बच्चों, ये नॉन बॉन्डेड एटम के लिए है। कोवेलेंट रेडियस को अगर 2 से गुणा कर दें तो वॉन्डर वॉल रेडियस निकल आती है। ऑलमोस्ट 100% नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि ये कोवेलेंट रेडियस को डबल करने से निकल आती है। ज़रा इस बात को हम यहाँ चित्र के माध्यम से भी समझ लें। तो अगर कोवेलेंट रेडियस में कहूँ तो कोवेलेंट में आप देखें ओवरलैपिंग होती है, दो एलिमेंट हैं और ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गए हैं। मेटेलिक वाले में जस्ट टच की सिचुएशन है, और जो वॉन्डर वॉल है उसमें नॉन बॉन्डेड है, इसलिए दूर दूर हैं। अब इन तीनों परिस्थितियों में जो इनके सेंटर के बीच की दूरी होगी उसी को रेडियस कहा जाएगा हाफ करने पे। तो यहाँ सेंटर के बीच की दूरी ये है, यहाँ दूरी ये है, और यहाँ सेंटर की दूरी ये है, इसी का हाफ करके रेडियस निकलेगा। तो कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं सिर्फ इसको देखकर कि सबसे ज़्यादा कौन सी रेडियस होगी, वॉन्डर वॉल विल बी द लार्जेस्ट, फिर आएगा मेटेलिक और फिर आएगा कोवेलेंट। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, ये ऑर्डर कि लार्जेस्ट रेडियस होती है वॉन्डर वॉल, फिर होती है मेटेलिक, और सबसे जो छोटी रेडियस होती है उसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। और ये जो तीनों चित्र मैंने बनाए हैं, इन तीनों चित्र का आपको मतलब भी पता होना चाहिए। ये जो यहाँ पर बना है ये कोवेलेंट रेडियस की बात चल रही है, दिस इज़ कोवेलेंट रेडियस। यहाँ पर जो बनाया गया है दिस इज़ मेटेलिक रेडियस, और जो यहाँ पर बनाया गया है ये है वॉन्डर वॉल रेडियस। दूर नॉन बॉन्डेड में कौन सी रेडियस होती है, वॉन्डर वॉल, और सब में आधा ही देखना रहता है, ठीक है बच्चों। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो रेडियस हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, वॉन्डर वॉल की। उसके बाद कौन आएगा, मेटेलिक, और जो सबसे छोटा होगा साइज में वो कौन आ जाएगा, कोवेलेंट विल बी स्मॉलेस्ट। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं आयनिक रेडाई। आयनिक रेडाई दो तरह की हो सकती है, एक कैटायनिक रेडियस और दूसरी हो सकती है एनायनिक रेडियस। कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, आइदर आउटर मोस्ट सेल इज रिमूव, इंक्रीज द जेड इफेक्टिव टू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर पूछा जाए कि, और एनायनिक में भी देख लेते हैं, एनायनिक इज ऑलवेज मोर देन इट्स पेरेंट एटम ड्यू टू इंक्रीज इन सिग्मा एंड डिक्रीजमेंट इन जेड इफेक्टिव। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है अगर ये कभी एग्ज़ाम में आपके पास आ जाएं तो सिग्मा और जेड इफेक्टिव में कौन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, इसको तो आप कैसे याद कर लें, इसको इस तरीके से याद कर लें कि जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव ये साइज़ को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, सिग्मा बढ़ाना चाहता है। सिग्मा के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, सिग्मा साइज़ को बढ़ाना चाहता है, जेड इफेक्टिव घटाना चाहता है। तो एक ही इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड में रखिए। अब ये सोचो कि अगर मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया तो पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कैटायन। तो कैटायन जब आप बनाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस ज़्यादा खींच रहा है, तो साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज से कैटायन बनता है और इससे साइज़ क्या हो जाता है, कम, यानी डिक्रीज़ इन साइज़ आ जाता है। अब आप जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाएंगे उतना ही क्या बढ़ता जाएगा, उतना ही साइज़ घटता जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि बताओ Mn+2 और Mn+5 इसमें किसका साइज़ बड़ा होगा, तो +2 का बड़ा होगा, क्योंकि Mn+5 छोटा हो जाएगा, बिकॉज चार्ज ज़्यादा तो साइज़ कम हो गया है। अगर मैं पूछूं कि Al+ और Al+3 में कौन बड़ा होगा साइज़ में, तो Al+ विल बी लार्जर इन साइज़। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, अगर हम एनायन बना रहे हों, तो एनायन बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, एनायन बनाते समय इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन जितना जोड़ेंगे उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो वाइल फॉर्मिंग एनायन वी ऐड इलेक्ट्रॉन, वाइल फॉर्मिंग एनायन, जब भी हम एनायन बनाते हैं तो हम क्या चीज़ ऐड करते हैं, वी ऐड इलेक्ट्रॉन्स।
अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सिग्मा बढ़ जाएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की ही वजह से था, सिग्मा बढ़ा तो साइज़ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनायन में जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे, जैसे पूछा जाए कि n और n माइनस और n-2 और n-3 इनमें साइज़ का ऑर्डर क्या होगा, तो दिस विल बी द ऑर्डर। रीज़न इज जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही साइज़ बढ़ता जाएगा। O और O-2 में कौन बड़ा होगा, O-2 विल बी लार्जर। एक और लाइन होती है जो लिखी रहती है, एंड दैट लाइन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी जाती है। तो वो लाइन क्या है बच्चों, कि जो पेरेंट एटम है, पेरेंट एटम का भी मैं मतलब आपको बताता हूँ, उससे लार्ज साइज़ का होगा एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव, और उससे लेस साइज़ का होगा कैटायन। ये आपको याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं इसका एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ। तो मान लो पेरेंट एटम का मतलब मैंने ले लिया आयोडीन। तो अगर मैं पूछूँ आयोडीन, आयोडीन माइनस और आयोडीन प्लस में क्या ऑर्डर होगा, तो माइनस विल बी लार्जर, और इस चीज़ का कभी एक्सेप्शन नहीं आएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन माइनस और हाइड्रोजन प्लस में क्या ऑर्डर रहेगा, सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑलवेज। ये ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ये आपको बात याद रखनी है रिगार्डिंग आयनिक रेडियस। और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा तो साइज़ घटेगा। ये बात यहाँ पर आपको यहाँ तक बताई गई है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो। इसमें आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है, एनायन, फिर लिखना है न्यूट्रल, फिर लिखना है कैटायन। और आप चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका साइज़ कम हो जाता है। अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी चल सकते हैं, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर O-2, F-, नियॉन, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम। तो इसमें आप देखें एनायन सबसे बड़े हो जाएंगे, फिर न्यूट्रल आ जाएगा और फिर सोडियम और मैग्नीशियम। अगर मैं नीट के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो यही होता है। बहुत बार रिपीटेडली इसको पूछा गया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का। अलॉन्ग द पीरियड रेडियस डिक्रीज़ करती है, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज़ करती है। इन ईच पीरियड मैक्सिमम मेजर्ड एटॉमिक रेडाई इनर्ट गैस की होती है। सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस की क्यों होती है, क्योंकि उसकी वॉन्डर वॉल रेडियस काउंट की जाती है। इन ईच पीरियड मैक्सिमम मेजर्ड कोवेलेंट रेडियाई अगर पूछा जाए तो वो एल्कली मेटल की हो जाएगी, और बाकी नॉर्मली पूछा जाए तो इनर्ट गैस की, क्योंकि इसकी कौन सी रेडियस काउंट होती है बच्चों, वॉन्डर वॉल। डी ब्लॉक, अलॉन्ग द पीरियड इनिशियली एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, देन कांस्टेंट, देन इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीमेंट इन सिग्मा। तो डी ब्लॉक में ये आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो साइज़ क्या होगा, घटेगा, फिर इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, फिर क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो स्कैंडियम से छोटा टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर Mn, और फिर 3 लोगों का साइज़ बराबर होता है, आयरन, कोबाल्ट और निकल, और फिर साइज़ बढ़ता है, कॉपर से ज़्यादा बड़ा होता है जिंक। तो ये आपको वेरिएशन डी ब्लॉक में देखने को मिलेगा। ये एक एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखना है। दूसरा एक्सेप्शन आपको मिलेगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में। तो यहाँ पर आपको जो एक्सेप्शन मिलेगा वो आपको मैं लिख के बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम साइज़ इस तरीके से बढ़ना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से नहीं बढ़ता है बिकॉज ऑफ लेंथ, बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये जो गैलियम है ये इधर की तरफ चला आता है, तो अगर ये इधर की तरफ चला आएगा तो नया साइज़ का ऑर्डर क्या बनेगा, बोरॉन, फिर आएगा गैलियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा इंडियम और फिर आएगा थैलियम। तो ये एक ग्रुप के मेंबर हैं। नीचे जाने पर साइज़ बढ़ना चाहिए था, लेकिन गैलियम अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। तो ये बात आपको एज एन एक्सेप्शन याद रखनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आप देखें, साइज़ ऑफ 4D एंड 5D ये बराबर होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 4D और 5D के मेंबर्स मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूँ। आप देखें यहाँ पर, मान लो मुझे कॉपर और Ag और Au में देखना है, तो कॉपर 3D का मेंबर हो गया, Ag हो गया 4D का मेंबर, Au हो गया 5D का मेंबर। तो कॉपर से बड़े साइड का होगा सिल्वर, लेकिन सिल्वर और Au का साइज़ यानी गोल्ड का साइज़ नियरली इक्वल होगा, क्योंकि 4D और 5D का साइज़ लगभग बराबर होता है। क्योंकि आप देखें 5D जहाँ पर आया है वहीं पर पहली बार F ब्लॉक भी शुरू हुआ है,
तो चूँकि यहाँ पर पहली बार F ब्लॉक शुरू हुआ है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि F ब्लॉक में पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से साइज़ छोटा हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट 4D और 5D का साइज़ नियरली क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर इस क्रम को मैं लिखना चाहूँ तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट इन दिस वे दैट द 3D एंड 4D इन दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो जो 3D सीरीज़ है इससे लार्ज साइज़ का होगा 4D और 4D और 5D आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्पल इसमें वो होता है जर्कोनियम और हॉफनियम का। जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज़ नियरली क्या है, इक्वल है। ये बात भी आपको याद रखनी है रिगार्डिंग रेडियस। आगे चलते हैं बच्चों, इसी में रेडियस के बारे में कुछ और बातें हैं। नंबर ऑफ शेल जितनी ज़्यादा होगी साइज़ उतना बड़ा होगा। जेड इफेक्टिव साइज़ को घटाता है, इन्वर्स रिलेशन है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा साइज़ उतना कम होगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ घटेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये 5 डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं जिस पे रेडियस डिपेंड करती है। तो आपको रेडियस के बारे में लगभग सारी बातें यहाँ पर आ गई। एक्सेप्शन हम लोगों ने कौन कौन से देख लिए हैं। एक तो डी ब्लॉक में ये जो मैंने सामने लिखा है स्कैंडियम टाइटेनियम, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम। तीसरा एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा 4D 5D का। और चौथा एक्सेप्शन आपको मिलेगा इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस जो होती हैं वो वॉन डेर वाल रेडियस काउंट होने के कारण सबसे ज़्यादा उनकी रेडियस हो जाती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अगर आपके पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है तो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो कि मोस्ट लूजली बाउंड हो उसको हटाने में जितनी एनर्जी लगती है दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में क्या क्या ज़रूरी बातें हैं। ये मेटल की प्रॉपर्टी है। इट इज़ द टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा हम मानेंगे कि उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही कम है। ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं हो सकती है। अगर कोई एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे तो हर बार हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी थर्ड IP इज़ मोर देन द सेकेंड एंड देन द फर्स्ट। इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल। क्या क्या चीज़ें हैं जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करती हैं। जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइज़ जितना छोटा होगा IP उतना ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो IP बढ़ेगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो IP घटेगा। इन चारों बातों को अगर एक बात में बोलना हो तो मैं कह सकता हूँ IP इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। साइज़ को जो बढ़ाता है वो IP को क्या करेगा, घटाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो साइज़ के जितने अभी हम लोगों ने पढ़े थे उसका रिवर्स करते तो क्या आ जाएगा, IP का ऑर्डर आ जाएगा। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। ये भी IP को चेंज कर देते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, नाइट्रोजन का। और इनर्ट गैस का किसी भी पीरियड में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। पेनिट्रेशन पावर SPDF, S में पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है देन P, और फिर D में, और फिर सबसे लास्ट में आता है F ब्लॉक एलिमेंट, उसमें पेनिट्रेशन पावर F सबसेल में सबसे कम होती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज़ ग्रेटर देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम, और बेरिलियम का ज़्यादा है बोरॉन की वजह से बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन पावर। अगला है पीरियोडिसिटी। अलोंग द पीरियड IP जनरली इंक्रीजेज एंड अलोंग द ग्रुप IP जनरली डिक्रीजेज एक्सेप्ट सेकेंड A, थर्ड A एंड फिफ्थ A एंड सिक्स्थ A। लास्ट टू एलिमेंट ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और बाकी सब में IP क्या होता है, जनरली डिक्रीज़ करता है। तो ये एक्सेप्शंस भी आपको याद रखने हैं, और बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। और इसका जो एप्लीकेशन है वो हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में करेंगे, और एप्लीकेशन में ही मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। कल के टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें बच्चों, और कल के टेस्ट में हम लोग इतने तक का ही कंप्लीट करेंगे। एंड सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो पॉइंट्स हैं कि अलोंग द पीरियड IP जनरली इंक्रीजेज, यानी जब हम किसी पीरियड में चलते हैं तो IP इंक्रीज़ करता है। लेकिन दो एक्सेप्शन इसके दिए गए हैं, सेकेंड A, थर्ड A, और दूसरा है अलोंग द ग्रुप IP जनरली डिक्रीजेज लास्ट टू एलिमेंट ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये इसमें यहाँ पर चेंज है।
और इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, बिकॉज इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए बच्चों, मैं एक पीरियड यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो नियम ये कहता है कि जब हम अलॉन्ग अ पीरियड चलते हैं तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं, और वो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं वो हमको याद रखने हैं। तो इसके एक्सेप्शन बच्चों कौन कौन से हैं? एक तो सेकंड ए जो दिया गया है, यानी जो बेरिलियम है ये अपनी जगह से एक कदम आगे चला जाएगा, एक स्टेप आगे। और जो नाइट्रोजन है वो भी अपनी जगह से कहाँ चला जाएगा? एक कदम आगे चला जाएगा। तो ये दो ग्रुप्स होते हैं, एक तो सेकंड ए ग्रुप और दूसरा कौन सा दिया गया है? फिफ्थ ए ग्रुप। अगर आप अपने उसमें थ्योरी में देखें तो बताया गया है एक्सेप्ट सेकंड ए इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड ए एंड फिफ्थ ए इज़ ग्रेटर दैन द सिक्स्थ ए। तो सेकंड और फिफ्थ में थोड़ा सा चेंज होता है। तो अगर हम इसका प्रॉपर ऑर्डर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे इसका प्रॉपर ऑर्डर? ये जो लिखा है ये तो करेक्ट ऑर्डर नहीं हो जाएगा। इसका प्रॉपर ऑर्डर फिर बन जाएगा लिथियम, और लिथियम से ज़्यादा होगा बोरॉन का, बोरॉन से ज़्यादा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज़्यादा कार्बन, और कार्बन से ज़्यादा फिर आप देखिए नाइट्रोजन नहीं आएगा बल्कि ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फिर आएगा फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद सबसे एंड में आएगा नियॉन। तो दो जगह पर चेंज आया है, एक यहाँ पर चेंज है और एक दूसरा चेंज इस जगह पर है। ये क्यों होता है? जो यहाँ पर सेकेंड डे और थर्ड डे में चेंज हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन पावर। आप जानते हैं कि जो एस ब्लॉक है उसका बेरिलियम एलिमेंट होता है, और अब सीधे पी ब्लॉक पे जा रहे हैं। तो इसमें सिंस पेनिट्रेशन पावर ऑफ एस इज़ मोर, सो बिकॉज ऑफ दैट द बेरिलियम हैज़ मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और यहाँ पे आप जानते हैं नाइट्रोजन के पास क्या होता है? नाइट्रोजन हैज़ हाफ फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है नाइट्रोजन हैज़ हाफ फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन। तो ये एक्सेप्शन आपको मिलेगा, स्टेबल कन्फिग्रेशन। यू विल गेट दिस एक्सेप्शन एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। तो एक ये एक्सेप्शन तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नीट में पूछा जाने वाला एक्सेप्शन है, इसके बारे में मैक्सिमम पूछा जाता है। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हमको क्या बात याद रखनी चाहिए? इसी सेम को हम थर्ड पीरियड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई एम नॉट राइटिंग दैट बिकॉज थर्ड पीरियड आप लिख सकते हैं। दूसरी जो इसमें ज़रूरी बात हमको याद रखनी है रिगार्डिंग एक्सेप्शंस, तो पहला एक्सेप्शन तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन है जो ग्रुप है, एक ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का एंड दैट ग्रुप इज़ थर्ड ए। और इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो नॉर्मली अगर बात करें तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? नीचे जाने पर डिक्रीज़ करता है। कारण क्या है? क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ करता है, और मैंने आपको बताया था कि साइज़ और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को जस्ट रिवर्स ही मान के चलें। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा तो यानी सबसे ज़्यादा बोरॉन का होना चाहिए, और इसके बाद फिर किसका होना चाहिए? तो ऑर्डर जो बनना चाहिए था वो इस तरीके से बनना चाहिए था कि बोरॉन के पास सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। लेकिन इस तरीके का ऑर्डर नहीं बनता है। इस ऑर्डर को आपको दूसरे तरीके से याद रखना है। बहुत सारा चेंज इसमें हो जाता है, तो इसको याद रखने के लिए आप एक नंबर याद रख सकते हैं 15324। इस नंबर से आपका ये याद हो जाएगा कि ऑर्डर क्या होगा। आप इसको नंबरिंग पहले कर लें 1 2 3 4 5। तो जो आईपी का ऑर्डर है वो ऐसे चलता है 15324, एक नंबर है, याद किया जा सकता है। 1 मतलब बोरॉन, तो बोरॉन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर आएगा फिफ्थ नंबर वाला, यानी फिर आएगा थैलियम। फिर थैलियम के बाद आएगा थर्ड नंबर यानी गैलियम। गैलियम के बाद फिर कौन आएगा? 2 नंबर यानी एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद आएगा 4 नंबर यानी इंडियम। तो ये ऑर्डर हो जाता है यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। ये इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर सेकंड आप इसे कह सकते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया अलॉन्ग अ पीरियड, और सेकंड एक्सेप्शन जो इसका है ये आपको मिलेगा ग्रुप थर्ड ए के अंदर। तो थर्ड ए के अंदर ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। नाउ लेट्स गो फॉर वन मोर थिंग। एक और एक्सेप्शन आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको कार्बन वाले ग्रुप में। तो कार्बन वाले ग्रुप में आप जानते हैं, अगर कार्बन ग्रुप में लिखना चाहूँ तो कार्बन ग्रुप का नंबर क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, टिन और लेड, दिस इज़ द नंबर। अब इसमें भी नीचे जाने पर डिक्रीज़ होना चाहिए, तो ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन इसमें सब तो अच्छा चलता है, लेकिन ये जो लास्ट में है टिन और लेड, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है। तो जो नया ऑर्डर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, नया ऑर्डर कुछ इस तरीके से बनेगा, सबसे ज़्यादा कार्बन का हो जाएगा, फिर सिलिकॉन का, फिर इसके बाद जर्मेनियम का, फिर आना चाहिए था टिन का, लेकिन आपको मैंने बताया टिन और लेड का रिवर्स हो गया है, तो लेड पहले आएगा और फिर आएगा टिन। तो ये ऑर्डर हो जाता है किसका, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड दैट टू इन ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 14 बोल सकते हैं आप इसे, पीरियोडिक टेबल मॉडर्न के हिसाब से दिस इज़ ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 का ये एक्सेप्शन हो गया, ग्रुप 13 का एक्सेप्शन हो गया, और अलॉन्ग पीरियड का इन्फेक्शन नहीं, सॉरी, कोरोना जब से शुरू हुआ तब से इन्फेक्शन आ रहा है मुझसे, तो ग्रुप 14 का ये हो गया एक्सेप्शन। ये क्यों होता है, बिकॉज रीज़न अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द रीज़न वाई देयर इज़ अ चेंज, देन द रीज़न इज़ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका कारण क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज़ द रीज़न। ये आपको याद रखना है बच्चों, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस तरीके का ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में ज़रूरी बातें हो गई। कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो कि आपकी नोट्स में जो ये है PDF इसमें लिखा हुआ है, बट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मान लेते हैं बच्चों, एक मेरे पास एक एलिमेंट है एंड दैट एलिमेंट इज़, मैं उसका नाम रख लेता हूँ X। अब ये X एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो ये क्या बन जाएगा, X प्लस बन जाएगा। X प्लस एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर दे तो ये बन जाएगा X प्लस 2, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर दे तो ये बन जाएगा X प्लस 3। अब देखें इस प्रोसेस में जब ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इसमें हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और हमें अगर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो आप देखें कि यहाँ पर जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी 1। यहाँ जो दोबारा में देंगे वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी 2। जब तीसरी बार इससे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी 3। और आप तीनों बार देखें, मैं कह रहा हूँ एनर्जी देनी पड़ेगी इस प्रोसेस में, यानी हर बार ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। अगर कोई प्रोसेस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट दिस इज़ एंडोथर्मिक। और एक ऑर्डर चलता है, दैट ऑर्डर यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट इज़ अ वेरी सिंपल ऑर्डर, वो आपको अपने दिमाग में याद रखना है। वो ऑर्डर है बच्चों IE1 से ज़्यादा होगा IE2 और उससे भी ज़्यादा होगा IE3। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, और ये कहीं इसका कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा सेकंड, सेकंड से ज़्यादा थर्ड होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सेप्शंस एंड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगला जो पार्ट है वो है एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आप देखें जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, any of the group which has less ionization potential will have more metallic character। उसके पास metallic character क्या होगा, ज़्यादा होगा। नीचे जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है, इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिथियम और सीजियम में ज़्यादा मेटेलिक कौन होगा, तो सीजियम विल बी मोर मेटेलिक। मेटल की रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इसका मतलब कि नीचे वाले मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है तो नीचे वाले मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बेसिक कैरेक्टर भी सेम चलता है। तो आप देखें तीन चीज़ें एक साथ चल रही हैं, और ये तीनों एक साथ याद कर लो कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये तीनों को जब भी बोलो तो एक साथ बोलो, एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो आप ये बात जान लें कि जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, मैं इस बात को यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर IP किसी का कम है, और IP कम कब होगा, जिसका साइज़ ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइज़ और IP इन्वर्स है। तो अगर IP कम है, इफ़ द IP इज़ लेस, then you can predict that three things are going to happen. The first one is metallic character, the second one is reactivity, and the third one is basic character. All these three will be more if ionization potential is less. अगली बात देखते हैं, the number of valence electron
वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रोडिक्टेड बाय काउंटिंग लोअर वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आईपी। तो जो लोअर वैल्यू होगी उसको देख के आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जिसमें सबसे बड़ा चेंज आए। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आप क्वेश्चन आए तो इसको अटेम्प्ट कर सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। मान लो मैंने आपको एक मेटल दिया X, अब इस X मेटल का मैं आपको IP दे रहा हूँ सक्सेसिव, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने पे कितनी एनर्जी देनी पड़ रही। मैं एक आर्बिट्रेरी मन से डेटा मान रहा हूँ। मान लो पहले में देनी पड़ी 2, दूसरे में देनी पड़ी 4, ज़्यादा तो देनी ही पड़ेगी, तीसरे में देनी पड़ी 6 और चौथे में देनी पड़ी 300। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा जंप कहाँ आया, लार्जेस्ट जंप आप कहाँ पर बोल सकते हैं, तो जो लार्जेस्ट जंप इसमें आया है बच्चों वो ऑब्वियसली कहाँ पर आया है, 6 और 300 के बीच में, यहाँ पर लार्जेस्ट जंप आया है। तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी 1, दिस इज़ IE1। ये क्या है, ये है IE2 और ये क्या है IE3 और ये है IE4, आयोनाइजेशन एनर्जी 4। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जंप कहाँ पर आया है, 3 और 4 के बीच में। तो आप ये डिसाइड कर ले जाएं कि सबसे ज़्यादा जंप कहाँ पर आया। जैसे मेरे वाले केस में सबसे ज़्यादा जंप आया है 3 और 4 के केस में, तो मैं सीधे बोल सकता हूँ कि इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जो कम वाला हो उसी को मान लिया जाता है। कम मतलब 3 और 4 के बीच में आया, और 3 और 4 में कम कौन है, 3, तो मैं कह सकता हूँ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर। तो ये आपको याद रखना है, जहाँ भी जंप आए उसमें जो लोअर वैल्यू होती है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद अगर डेल्टा IP दो आयोनाइजेशन के बीच में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या बराबर है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, और अगर ये 16 के बराबर या ज़्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर होगी, स्टेबल होगी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू सी इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब आप देखें ये एक्सोथर्मिक होती है जनरली, इससे पहले वाले में आप याद करें कि एंडोथर्मिक थी और जनरली नहीं, ऑलवेज, हमेशा ही एंडोथर्मिक होती है, लेकिन इसमें लिखा है कि कभी कभी एक्सोथर्मिक होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज 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 एंडोथर्मिक। कब EA2 जो है वो हमेशा एंडोथर्मिक होगा, ये यहाँ पर लिखा गया है। एक और बात यहाँ पर लिखी गई है, 2 वर्ड्स होते हैं बच्चों, एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक टर्म आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा HEG, इस तरीके से लिखते हैं, या डेल्टा EGH जैसे यहाँ पर लिखा है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एक वर्ड आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, साइन का फ़र्क होता है। साइन मतलब चिन्ह का फ़र्क है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ साइन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? That is electron affinity. Let us consider for any element I have electron affinity value -20, then its electron gain enthalpy will be +20. Means you have to do nothing, you have to just change the sign. Okay, so electron gain enthalpy and electron affinity, both the things are same, they have no difference. The difference is only of sign. केवल चिन्ह बदलता है, केवल आपको प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देना है। एक आपको दिया जाएगा, दूसरा पूछ ले तो आप केवल प्लस माइनस में परिवर्तन करें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें और हैं इसमें जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। इनर्ट गैस हैज़ पॉजिटिव वैल्यू, इनर्ट गैस हैज़, लेट अस सी दिस, ओके, सो इनर्ट गैस हैज़ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HEG ड्यू टू स्टेबल कन्फिग्रेशन। तो अभी आपको बताया था कि डेल्टा HEG जो होता है वो नॉर्मली नेगेटिव होता है, जनरली क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, बट पॉजिटिव कभी कभी होता है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव होता है। उसमें से पहला पॉजिटिव क्या लिखा है यहाँ पर, इनर्ट गैस के लिए, बिकॉज ऑफ स्टेबल कन्फिग्रेशन। दूसरा है अगर पॉली नेगेटिव आयंस बनाए जाएँ तो हमेशा एंडोथर्मिक होगा सबका जोड़ के,
यानी एक आयन बनाने में हो सकता है कि एक्सोथर्मिक हो, लेकिन अगर आपने ज़्यादा आयन बनाए तो इट विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक। इस लाइन का भी मैं आपको मीनिंग यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि मान ले हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से मुझे बनाना है O- और फिर बनाना है O-2। तो पहली वाली प्रोसेस जो है O से O- बनना, इस प्रोसेस में आप देखें तो मोस्टली यानी जनरली ये प्रोसेस क्या होती है, दिस इज़ एक्सोथर्मिक। इनर्ट गैस को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर हीट रिलीज होती है, यानी ये प्रोसेस कैसी होती है, दिस इज़ एक्सोथर्मिक। जनरली, इट इज़ जनरली। और किसको छोड़ देना है, इनर्ट गैसेस को छोड़ दें तो पहली बार इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी, लेकिन जो सेकंड वाली होगी वो एंडोथर्मिक होती है। सेकंड इज़ एंडो, और जनरली नहीं, ऑलवेज। इसका कोई अपवाद नहीं है, ऑलवेज सेकंड इज़ एंडो। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी पहली और दूसरी जो है उस एनर्जी को जोड़ा जाए, तो ओवरऑल भी ये कैसा आएगा, दिस विल बी एंडोथर्मिक। ओवरऑल रिजल्ट भी आपको क्या मिलने वाला है, एंडोथर्मिक। इट मीन्स एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एक्सोथर्मिक, addition of second electron is endothermic, and overall this process is also endothermic. This you have to keep in your mind and that becomes the basis of questions. अगला है कि अगर स्टेबल कन्फिगरेशन आ गया, ये किस पे डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये बातें दोनों लिख दी गई हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज़ घटेगा। देखिए साइज़ का इन्वर्स चलना है आपको, तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज़ विल डिक्रीज़, यानी जेड इफेक्टिव और साइज़ इन्वर्स होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपको याद रखना, ये वाला करेक्ट है, दिस वन इज़ नॉट करेक्ट, सो यू फॉरगेट दिस वन। अगर स्टेबल कन्फिग्रेशन आ गया, जैसे बेरिलियम, नाइट्रोजन, इनर्ट गैस हैव अ वेरी लो वैल्यू ऑफ EA ड्यू टू स्टेबल कन्फिग्रेशन। अगर स्टेबल कन्फिग्रेशन आ गया तो आपको ये तीन चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है कि इसका EA यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम हो जाता है ग्रुप में, IP जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो एक कदम आगे बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अनअफेक्टेड रहता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो तीन ही प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, तीनों को याद रखना है। वेरिएशन देखते हैं, अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीजेज, EA इंक्रीजेज। तो साइज़ का ऑर्डर याद कर लें, बाकी सबका उसका रिवर्स रहेगा। along the period delta HEG becomes more negative, obviously it becomes more negative. In each period halogen has a maximum EA due to more Z effective, तो halogen में सबसे ज़्यादा होता है किसी भी पीरियड में। Down the group size increases so EA decreases. EA of second period is, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में अगर कंपेयर करें तो थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। तो मैं इसको लिख कर यहाँ पर बता देता हूँ आपको। Let us consider I have taken oxygen group. So if I am taking oxygen group, अगर मान लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना चाहते हैं और हमने रखा है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है। तो नीचे जाने पर आप जानते हैं साइज़ क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ करता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ कर रही है तो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सल्फ़र और इस तरीके का ऑर्डर होना चाहिए था डिक्रीज़ करने के सीक्वेंस में। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। इट हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस यू हैव टू, सॉरी, इट हैज़ मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द कंप्लीट पीरियड। तो ये एक एक्सेप्शन है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए उसमें सेकेंड पीरियड आर वेरी स्मॉल साइज्ड, इसलिए उसमें ऐड करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये सबसे कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिमिलरली अगर इसी चीज़ को हम लोग अप्लाई करना चाहें किसी दूसरे ग्रुप में, ऑक्सीजन के अलावा सेकेंड ग्रुप, और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दैट इज़ हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप का तो ये सवाल मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि आई जस्ट कांट टेल, एवरी टाइम दे आस्क द सेम थिंग। तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये लोग हैं। तो नॉर्मली ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों, नॉर्मली ऑर्डर होना चाहिए
नॉर्मल ऑर्डर शुड बी लाइक फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ एन एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन किस चीज़ का है बच्चों? एक्सेप्शन इसमें इस चीज़ का है कि फ्लोरीन का जो ये है वो कम पड़ जाता है और उससे ज़्यादा हो जाता है क्लोरीन का। क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा और फिर लास्ट में कौन आएगा? आयोडीन। तो क्लोरीन का EA यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो गया है। और एक बात और याद रखनी है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ही होता है। मैक्सिमम EA अगर पूछा जाए तो यू हैव टू गो फॉर क्लोरीन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ विथ क्लोरीन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अगले पे चलते हैं। EA ऑफ x इज इक्वल टू IP ऑफ x माइनस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर किसी आयन का आपको दिया गया है IP तो वो न्यूट्रल के x के बराबर होगा, क्योंकि दोनों प्रोसेस रिवर्स ही चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई जस्ट टेक वन एग्जांपल, जल्दी से अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ इसमें, तो कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? लेट अस कंसीडर आई हैव सोडियम। तो सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो क्या बनेगा? Na+। यानी अगर इधर से इधर की तरफ देखें तो इस एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, और अगर रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये दोनों बराबर होते हैं। जो चार्ज्ड स्पीसीज़ है उसका आयोनाइजेशन, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू द आयोनाइजेशन ऑफ द न्यूट्रल स्पीसीज़। ये आपको याद रखना है बच्चों। लास्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज़ द टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। पहली बात याद रखनी है कि ये एक यूनिट लेस प्रॉपर्टी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। दूसरा, नो एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेफ के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, साइज़ के इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है, और एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा EN होगा। अलॉन्ग द पीरियड EN बढ़ता है और डाउन द ग्रुप EN घटता है, ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है और मिनिमम सीजियम की है। इनर्ट गैस के पास चूँकि कोई बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं, इस वजह से इनके पास 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसका एक्सेप्शन एक याद कर लें, जिंक, कैडमियम, मरकरी। मरकरी का EN ज़्यादा होता है, और इसको निकालने का जो स्केल है वो है मोलिकन स्केल, और उस स्केल के हिसाब से EN इज इक्वल टू IP प्लस EA/2। ये आपको याद रखना है। और भी स्केल्स हैं बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ एलिमेंट, जिसका EN ज़्यादा होगा वो नॉन मेटेलिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, फ्लोरीन का EN मैक्सिमम होता है 4.0, तो ये जो है एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। और EN इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक एलिमेंट। इसका मतलब कि जिसका EN कम होगा वो मेटेलिक होगा। जैसे आप जानते हैं सीजियम, इसका EN बहुत कम होता है और ये सबसे ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट है आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर गिवन इन पीरियोडिक टेबल। Next is bond length is inversely proportional to delta EN that you have to keep in your mind. For example, if I'm just writing one example here, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल है HF, HCl, HBr और HI। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा, चूँकि हाइड्रोजन का EN तो फिक्स होगा, फ्लोरीन का EN ज़्यादा, हाइड्रोजन का EN होता है 2.1 और फ्लोरीन का EN कितना है 4.0। तो अगर आप देखें तो गैप जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ गैप कम होता जा रहा है नीचे की तरफ जैसे जा रहे हैं, तो गैप इन EN डिक्रीजेस। जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं गैप इन EN, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा EN, ये चीज़ कम होती जा रही है, डिक्रीजेस। तो अगर नीचे जाने पे गैप कम होता जा रहा है तो जो बॉन्ड लेंथ है, गैप जैसे जैसे कम होगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगी तो आपको पता है बॉन्ड एनर्जी जो है वो इसका रिवर्स चलती है, सो बॉन्ड एनर्जी विल डिक्रीज। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड फॉर योर रिवीजन पर्पस। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN एंड बॉन्ड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। देखिए अभी मैंने आपको बताया ही था कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों रिवर्स चलते हैं। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN, 1/डेल्टा EN, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा EN के। अगर ऑक्साइड्स चेक करने हैं
तो डेल्टा EN जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर रहेगा और जितना कम है उतना एसिडिक कैरेक्टर रहेगा। यानी नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं और मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा EN बहुत ज़्यादा होगा। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। ये बात आपको याद भी रखनी है बच्चों, इसको एक ट्रिक के तरीके से याद कर लें। MOB कोई ट्रिक विक नहीं है, बस ये 3 अक्षर ले लिए हैं। तो MOB का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। जो जितना मेटेलिक है उसका ऑक्साइड उतना ज़्यादा बेसिक होगा। एक ये परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला है, अगर आपको याद रह जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN ऑफ सेंट्रल एटम। तो ऑक्सी एसिड अगर हमारे पास बहुत सारे हैं, मैं एक आध एग्जाम्पल इसका ले लेता हूँ तो एग्जाम्पल से आपको बात और समझ में आ जाएगी। ऑक्सी एसिड मैं ले लेता हूँ H2CO3 और दूसरा है HNO3, दोनों ऑक्सी एसिड्स हैं। सेंट्रल एटम इसमें कौन है बच्चों? तो सेंट्रल एटम है इसमें सल्फर, कार्बन इज सेंट्रल एटम हेयर एंड नाइट्रोजन इज हेयर। तो अगर कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है तो इसका मतलब कि कार्बन का EN कम है, लेस EN, और जितना लेस EN होगा, और यहाँ पर कह सकते हैं नाइट्रोजन का मोर EN है। तो अब यहाँ पर चूंकि लेस EN है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम है। जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम का EN होगा उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज इन शॉर्ट बॉन्ड पोलैरिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। जितना ज़्यादा डेल्टा EN होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी। लेविस बेस स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EN। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो आपको याद रखने हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो शॉर्ट में मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों? इन शॉर्ट आई कैन से दैट ये जो लास्ट में लिखा है ये आपको याद रखना है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग याद रखें। ये EN के सारे एप्लीकेशन हैं। लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा और नीचे उतरेंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। फॉर P ब्लॉक हाइड्राइड्स, जो चीज़ जिसके लिए लिखी है कृपया उसी के लिए लगाएं। ये P ब्लॉक के हाइड्राइड्स के लिए है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नीचे एसिडिक नेचर बढ़ता है सर कि घटता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग एप्लीकेशन है, जो जिसके लिए है वो उसके लिए लगाएं। अगर P ब्लॉक के हाइड्राइड्स हैं जैसे HI, HF, HBr, HCl, अगर ये हैं, ये हाइड्राइड्स हैं, तो इसमें अगर पूछा गया है तो आप नीचे जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। जबकि अगर S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड हैं, S ब्लॉक के ऑक्साइड हैं, S ब्लॉक के हाइड्राइड्स हैं और P ब्लॉक के ऑक्सी एसिड्स हैं, कृपया ध्यान रखें, तो नीचे जाने पर बेसिक नेचर बढ़ता है और लेफ़्ट टू राइट जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है। यानी लेफ़्ट टू राइट पे एसिडिक नेचर तो दोनों में ही बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे ग्रुप वाले में थोड़ा सा एम्बिगिटी है। और मैंने अपनी टीचिंग के दौरान ये देखा भी है कि बहुत से बच्चे इन बातों को पूछने आते हैं कि सर नीचे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है कि घटती है। तो ये डिपेंड्स कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं ऑक्साइड, हाइड्राइड, तो आंसर अलग होगा, और अगर आपने देखा है S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड तो आंसर अलग होगा। अगर आप हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, हाइड्राइड का मतलब नहीं जानते हैं तो उसके लिए मैं फिर कभी और दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी ये वीडियो वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल। और इसको अप्लाई करना बच्चों ढंग से अप्लाई करना सीख लें, इसको खूब अच्छे से याद कर लें, 2-4 एग्जाम्पल देख लें, और इसके क्वेश्चंस और एप्लीकेशन वाले पार्ट को लेकर भी मैं आपको वीडियो में आऊँगा एज़ पर योर डिमांड। ठीक है बच्चों? सो दिस वॉज ऑल अबाउट पीरियोडिक टेबल एज मच एज आई वॉन्टेड टू टेल। सो सी यू वेरी सून with the Menti questions and with the live session. Thank you very much. Have a nice day. Keep on studying.